1947 से लेकर आज तक हुकूमत ज़राई इनकम पर टैक्स वसूली को यकीनी बना सकी। एग्रीकल्चर रिलेटेड जितनी इनपुट है वो उस पे सेल टैक्स है और वो सेल टैक्स एग्रीकल्चरिस्ट एज ए एंड कंज्यूमर इस्तेमाल करता है, वो आगे पास ऑन होती नहीं है। IMF की फरमाइश पर एक तो टैक्स को बहुत बढ़ा दिया गया है और इसके नए कायदे कवानीन इसके अंदर बहुत ज़्यादा तरामीम की गई हैं। गंदम का रेट जो 2000 रुपए को खरीदता था आप 1800 रुपए, अब आपका सरकारी रेट 3000 रुपया हो गया। जुल्म नहीं है? एक आप एग्रीकल्चर के साथ जुल्म करते हैं, दूसरा एग्रीकल्चर को इल्जाम देते हैं वो टैक्स नहीं देता। बगैर ज़मीनी इकाई को देखे इन्होंने ज़राअत को भी सुपर टैक्स की ज़द में लिए हैं। मेरे ख्याल में तो इस वक्त ज़राअत को रियायत देने की ज़रूरत है, इन्होंने उल्टा उसके लिए मज़ीद शिकंजा कसा। क्या एग्रीकल्चर पर भी हुकूमत को कोई टैक्स बॉडी या इदारा बनाना चाहिए? 70% अवाम आपकी राय लिल्ला काम करती है, 30% अवाम जो है वो राय लिल्ला जो काम करते हैं उनको मारने पे तुले हुए। ये आपका सिस्टम है। असल में ज़राअत का मुआवजा IMF के कहने पर हुकूमत सनत के साथ करती है। किसानों को हुकूमत ने क्या बुनियादी सहूलियात फराहम की हैं? बीज महंगा, खाद महंगी, बिजली महंगी, लेबर महंगी, ये सहूलियात दे रहे हैं। अगर आपने ज़राअत को भी टैक्स ही करना उसको सनत की तरह, तो फिर ज़राअत को भी वही सहूलतें दे। गंदम का रेट तब तक स्टेबल नहीं हो सकता अगर हुकूमत खरीदारी ना करे। जरदारी है, लगारी है, मजारी है, दौलतानी है, इनकी फसलें तो बिके 4000 रुपए, तो हमारे गरीबों की बिके 1800 रुपए। फिर तो आप कहें कि इन्फ्लेशन है। हुकूमत ने इस टैक्स को नाफिज करते वक्त या इन तरमीम को करते वक्त बिल्कुल ज़मीनी इकाई को नजरअंदाज कर। हुकूमत ने ज़राई इनकम पर टैक्स तो लगा दिया मगर किसान 2 साल से सरापा एहतजाज हैं। ये बहुत बड़ा खदशा है कि अगर आप किसान की इनकम को 25-30% या 40% तक टैक्स लगाएंगे तो उसने अपनी जेब से तो वो पैसा देना नहीं है, तो नतीजतन जनाज की कीमतों में काफी इजाफा हो सकता है। जिम्मेदार को तो पता ही नहीं है कि वो कौन कौन सा टैक्स दे रहा है। 236G भी दे रहा है, 236H भी दे रहा है, सेल टैक्स भी दे रहा है। ये टैक्सेस जो उसके हैं उसके कॉस्ट का हिस्सा बन जाता है। ये आगे वो ना एडजस्टेबल है, ना वो क्लेम कर सकता है, ना उसकी इनकम टैक्स में रिटर्न में जो क्लेम कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स के साथ मैं हूं जुलीबी। नाज़रीन, हुकूमत 1947 से लेकर आज तक एग्रीकल्चर सेक्टर से टैक्स वसूली को यकीनी बना सकी और ना ही ज़राई इनकम टैक्स एक्ट पर अमल दरामद करवा सकी। क्या वजूहात हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर का मुल्की GDP में और टैक्स में क्या किरदार है? इस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं जमील अख्तर बेग साहब। आप FCA हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं, साबिक सदर हैं लॉ टैक्स बार एसोसिएशन, और मुझे ज्वाइन करेंगे उमर इकबाल ख्वाजा साहब। आप सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं। जमील अख्तर बेग साहब, ये बताइएगा कि 1947 से लेकर आज तक हुकूमत ज़राई इनकम पर टैक्स वसूली को यकीनी बना सकी और ना ही एक्ट पर खास काम किया गया, क्या वजूहात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया अयूबी साहब। एग्रीकल्चर ये बहुत एक मिथ आप लोगों ने बनाई हुई है कि एग्रीकल्चर टैक्स नहीं देता, एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं है। मैं कहता हूँ कि एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा टैक्स देता है, बहुत ज़्यादा सेक्टर पे ओवर बर्डन आपने किया हुआ है। एक तो आप इनकम टैक्स लेते हैं, इनकम टैक्स भी ये एग्रीकल्चर है, आपके इल्म में शायद होगा कि इसके 2 स्लैब रेट हैं, एक पर एकड़ भी लेते हैं और जो इनकम टैक्स आपकी इनकम वर्कआउट होती है उस पे भी लेते हैं, और दोनों में से जो हायर है वो लेते हैं। पर एकड़ आप टैक्स लेते हैं एग्रीकल्चर इनकम, क्योंकि मैं दोनों धड़ों से मेरा ताल्लुक है, बिजनेसमैनों से भी एग्रीकल्चर से भी। बिजनेसमैन तो टैक्स बचा भी लेता है, अवॉइड भी करता है, यहाँ तो फिक्स टैक्स है। पर एकड़ आपने इतने 1000 रुपया टैक्स देना है, और अगर आपकी नॉर्मल इनकम आप डिक्लेयर करते हैं उससे ज़्यादा बनता है तो वो देना है। ये तो बात इनकम टैक्स की हो रही है, और ये प्रोविंशियल सेल टैक्स है, ये सेंटर में नहीं जाता। दूसरा टैक्स जो इम्पोर्टेंट है वो वैट है, सेल टैक्स है। एग्रीकल्चर रिलेटेड जितनी इनपुट है वो उस पे सेल टैक्स है, और वो सेल टैक्स एग्रीकल्चरिस्ट एज ए एंड कंज्यूमर इस्तेमाल करता है, वो आगे पास ऑन होती नहीं है। ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट सेक्टर है। इनकम टैक्स 236G 236H वो देता है,
फर्टिलाइज़र पे भी है, पेस्टिसाइड पे भी है, ट्यूबवेल पे भी है, बिजली पे भी है, डीजल पेट्रोल पे भी है। कौन सी ऐसी आइटम है जिस पे एग्रीकल्चर वैट नहीं देता, और जब वो देता है तो उसके पार्ट ऑफ कॉस्ट बन जाता है और आगे वो पास ऑन नहीं होता। तो इसलिए आप उसको कहीं, आपका सिस्टम ऐसा है कि आप जीडीपी में आ नहीं रहा जी, ये टैक्स वर्कआउट नहीं हो रहा। मैंने कई दफा अर्ज किया है कि आप एग्रीकल्चर पे सेल टैक्स लगाएं ना, और वो सेल टैक्स आगे पास ऑन करें, उसको वैल्यू एडिशन करे एग्रीकल्चरिस्ट। फिर आपको पता चले कि वैल्यू एडिशन जब हो रही है तो एग्रीकल्चरिस्ट कितना सेल टैक्स दे रहा है, और जब आप उसकी प्राइसेस फिक्स करेंगे फिर और ज़्यादा फायदा होगा एग्रीकल्चरिस्ट को। अभी तो आप प्राइसेस डिप कर देते हैं। जो ही ये अजीब इकोनॉमिक्स का असूल है, पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर की मिनिमम प्राइस फिक्स की जाती है, क्योंकि जब एग्रीकल्चर के पास माल आता है, प्रोडक्शन आती है, सप्लाई 1 महीने 15 दिन के लिए आती है, तो अगर आप मिनिमम प्राइस फिक्स नहीं करेंगे तो वो मार्केट जो फेनोमेना डिमांड एंड सप्लाई की वजह से कीमत तो बहुत कम हो जाती है, जो इस वक्त हो किया जा रहा है पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में, कि कीमत बहुत नीचे चली जाती है और जिम्मेदार स्टोर कर ही नहीं सकता। बड़े से बड़ा भी जिम्मेदार जो है वो जो उसकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होती है, फॉर एग्जांपल वीट है, मेज है, चावल है, कपास है, आलू है, जो भी उसकी फसलें, वो स्टोर नहीं कर सकता। उसने मंडी में बेचने ही बेचना है। इसमें गुड़ है, गन्ना है, शक्कर है, जितनी भी प्रोडक्ट सब्जियां हैं, उसने स्टोर नहीं करता, वो आगे भेज देता है। उसकी कीमत उसको दी नहीं जाती। वहां कीमत फिक्स करें, जब वो सेल टैक्स चार्ज करेगा, वैट करेगा, रिकॉर्ड पे आएंगी। ये आप करते नहीं है कि जी ये महंगाई हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उधर से आप एग्रीकल्चर पे तनकीद करते हैं जो सबसे ज्यादा टैक्स दे रहा है, और आप उसको कहीं अकाउंट फॉर भी नहीं करते। भी उसकी फसल भी सस्ती लेते हैं, कौड़ियों को भाव लेते हैं। अभी आज देख लें, गंदम का रेट जो 2000 रुपए नहीं को खरीदता था, आप 1800 रुपए, अब आपका सरकारी रेट 3000 रुपया हो गया। जुल्म नहीं है ये? जुल्म, एक आप एग्रीकल्चर के साथ जुल्म करते हैं, दूसरा एग्रीकल्चर को इल्जाम देते हैं वो टैक्स नहीं देता, क्योंकि ये उसका बिजनेसमैन के साथ कंपैरिजन ही नहीं है। इसके इकोनॉमिक्स ही डिफरेंट है। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स और है, बाकी रेस्ट ऑफ दी ट्रेड और बिजनेस की इकोनॉमिक्स और है। कभी हुआ है कि कारोबारी बंदा अपने कीमत से कम रेट बेचे, जितनी की खरीदार उससे कम बेचे, जितनी की प्रोडक्शन है उसमें कई गुना मुनाफा ऐड करके ना देता हो? वह जिम्मेदार एग्रीकल्चर जो लॉस पे बेचता है। जमील अख्तर बेग साहब, ये भी बताइएगा कि ज़राई इनकम पर टैक्स वसूली सूबाई हुकूमतों का काम है, मगर सूबाई हुकूमतों ने डीसी, तहसीलदार, पटवारियों या एडमिनिस्ट्रेटर किसी को टैक्स की अवेयरनेस या ट्रेनिंग नहीं दी। इसकी क्या वजूहात है? डीसी अब आपने असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू भी मुकर्रर कर दिए, तहसीलदार जो है वो भी रेवेन्यू अफसर होते हैं, जो पटवारी है वो गिरदौरी करता है, वहाँ चेक करता है, देखता है क्या क्या जमीन काश्त हुई है। अगर आप बयाना रिसीव हो रहा है तो एग्रीकल्चर टैक्स क्यों नहीं रिसीव हो रहा? होता है। कभी ऐसा हुआ है कि आप बयाना रिसीव ना हुआ हो, मालिया ना आया हो? वो आता है तो साथ एग्रीकल्चर टैक्स क्यों नहीं आता? वो इसलिए नहीं आता कि एग्रीकल्चर को नेट प्रॉफिट होता ही नहीं। अगर आप मेरे साथ बैठ जाए, कॉस्टिंग कर लें, लेबर कॉस्ट एग्रीकल्चर में तकरीबन 20 से 25% लेबर कॉस्ट आती है। उसकी प्रोडक्शन जो है वो इंतहाई कंटीजेंट है। कितनी जमीन से कितनी फसल होनी है ये उसको नहीं पता, कितनी एवरेज आनी है उसको नहीं पता, बारिश से खराब हो जाए, धूप से खराब हो जाए उसे नहीं पता। फसल उसके पास आ जाती है तो फिर आगे उसको रेट नहीं मिलता। जब मंडी में जाता है तो आगे आड़ती घेर लेता है, वो कमीशन ले लेता है 10%, 5% से 10% तो आर्थिक कमीशन ले लेता है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, 6 महीने उसने 4 महीने उसे फसल को संभालना है, उसकी अपनी लेबर रिकवर नहीं होती। तो जब ये चीज़ें लॉस में ही रहती हैं, जब आपने एग्रीकल्चर को ग्रो ही नहीं होने दिया, और ये इसलिए है क्योंकि ये इंडस्ट्रियल सोसाइटी है। आप करते ये हैं कि तमाम इंडस्ट्री को जो रॉ मटेरियल मिलता है वो एग्रीकल्चर से मिलता है। एग्रीकल्चर का रेट आप लगने नहीं देते, तसव्वुर ही नहीं है कि उसको मुनाफा रखें। वो आपने ऐसे ही एग्रीकल्चर 70% आम आपने ऐसे ही रखा हुआ है जैसे भट्टे पे आपने मजदूर रखे हुए, उनको आप उतने ही देते हैं कि वो जिंदा रहें और हमारे लिए नंगे बदन नंगे धड़ काम करते रहें। तो जब ये उसको प्रॉफिट ही नहीं होगा तो टैक्स कहाँ से देगा? टैक्स फिर
भी टैक्स ले रहे हैं आप, क्यों आप फिक्स टैक्स ले रहे हैं। जमील अख्तर बेग साहब, ये भी बताइएगा कि सूबाई हुकूमतों में मसाइल के तौर पर पंजाब में पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है, एक्साइज का इदारा है, रेवेन्यू बोर्ड है, क्या एग्रीकल्चर पर भी हुकूमत को कोई टैक्स बॉडी या इदारा बनाना चाहिए? नहीं, मेरा ख्याल है मैं तो वफाक को या सूबाई हुकूमतों को जिम्मेदारी नहीं ठहराता, मैं तो जिम्मेदारी ठहराता हूँ सिस्टम की। ये इकनॉमिक का सिस्टम ये सूबाई हुकूमत करती है, वफाकी हुकूमत करती है, ये माफिया करता है, इंडस्ट्री करती है। जब तक आप जिम्मेदार को उसकी ड्यू प्राइस नहीं देंगे उस वक्त तक सरवाइव नहीं कर सकता। आपका एग्रीकल्चर तबाह बर्बाद होता जा रहा है। मतलब सब्जी आपकी यहाँ पे 250 रुपए किलो मिल रही है तो ग्रोथ से आप 20 रुपए किलो ले रहे हैं। ये मुनाफा कहाँ जाता है? 2000 रुपए गंदम आप बेच रहे हैं और 160 रुपए 6400 रुपए मण आटा बेच रहे हैं। 4400 रुपया फी मण आप पिसवाई और मुनाफा ले रहे हैं। 202 टाइम मुनाफा रॉ मटेरियल पे, सिर्फ आटे पे। इसी तरह कपड़ा ले लें, कपड़े की मेरा ख्याल एक सूट अगर आपका 4-5 हज़ार का सूट है उसमें कितनी लेबर लगी होगी? कॉटन उसमें लगी होगी हार्डली क्वार्टर किलो का भी नहीं लगा होगा। 200-300 की कॉटन लगी है और 5000 का कपड़ा बेच रहे हैं। क्यों? क्यों? इंडस्ट्री इन्वॉल्व है, माफिया इन्वॉल्व है। इंडस्ट्री है जी, स्पिनिंग है, वीविंग है, डाइंग है, फिनिशिंग है, प्रिंटिंग है, ब्रांड है, सारा कुछ डाल के तो आप एक कपड़ा 5000 का बेच रहे हैं। लेबर उसकी जो कॉटन है कीमत सारी 200 रुपए की है। आप कपड़ा ले लें, कपड़ा लेते हैं आप 5000 का 20000 का सूट बेच रहे हैं, 400 टाइम उस पर मुनाफा ले रहे हैं। ये ब्रांड है। यही चीज जब आप करते हैं एग्रीकल्चर के साथ तो वो तो वहां तो ऐसी चीजें है ही नहीं है। पूरे पाकिस्तान में कोई एग्रीकल्चर ब्रांड नहीं है, पूरे पाकिस्तान में कोई एग्रीकल्चर माफिया नहीं है, कोई पूरे पाकिस्तान में एग्रीकल्चर की कोई यूनियन नहीं है, कोई फाइट नहीं है। वो तो खुदा तरस लोग हैं, वली अल्लाह लोग हैं। वो तो कहते हैं हम ने अल्लाह के रास्ते में काम करते हैं। वो जो जिस भाव उनको बिकता है वो बेच के तो फिर नई फसल बीज देते हैं। वो तो खलके खुदा को खाना खिलाते हैं। वो सही कंट्रीब्यूटरी लोग हैं। 70% अवाम आपकी राय लिल्लाह काम करती है, 30% अवाम जो है वो राय लिल्लाह जो काम करते हैं उनको मारने पे तुले हुए हैं। ये आपका सिस्टम है। इस सिस्टम को जब तक नहीं बदलेंगे, किसी हुकूमत को ब्लेम कर दें, किसी को ना कर दें, वो माने ही गलत है। मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं उमर इकबाल ख्वाजा साहब। उमर इकबाल ख्वाजा साहब, आपको अपने प्रोग्राम में सर खुशामदीद कहते हैं। सर, सबसे पहले ये बताइएगा, जो हुकूमत ने एग्रीकल्चर पर जो टैक्स लगाया है, क्या यह IMF की शरत थी या और कोई वजूहात थी? पंजाब का जो ज़रूरी इनकम टैक्स नाफिज किया गया है, ये असल में नया टैक्स तो नहीं है, पहले 1997 से नाफिज था। लेकिन इस साल IMF की फरमाइश पर एक तो टैक्स को बहुत बढ़ा दिया गया है और इसके नए कायदे कवानीन इसके अंदर बहुत ज़्यादा तरामीम की गई हैं। अब इसको ज़्यादा मौसर सूरत में नाफिज किया गया है, जिसके बाद हुकूमत का कहना यह है कि अब ज़राअत के ऊपर भी मुकम्मल ताकत के साथ उसकी आमदन को तशखीस किया जाएगा और जिम्मेदारों को टैक्स किया जाएगा। उमर इकबाल ख्वाजा साहब, पंजाब में पहले ज़रूरी इनकम टैक्स एक्ट मौजूद था, तो फिर उसमें नुमाया क्या तब्दीलियाँ की गई हैं? 1997 से ये पंजाब का ज़राअत के ऊपर टैक्स मौजूद है। अब नुमाया तब्दीलियाँ क्या की गई हैं? अब असल में इसको तकरीबन नया ही कहा जा सकता है। ऑल टुगेदर उसकी असेसमेंट का प्रोसीजर, उसकी डिफरेंट रिकवरीज के प्रोसीजर, डिफरेंट उसके जो बाउंड्रीज एंड पैरामीटर्स हैं वो बदल दिए गए और असल जो बात है इसके रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए और इवन ज़राअत के ऊपर भी सुपर टैक्स लागू कर दिया, जो कि बहुत सख्त मैं समझता हूँ। जो बगैर ज़मीनी इकाई को देखे इन्होंने ज़राअत को भी सुपर टैक्स की ज़द में लिए हैं। मेरे ख्याल में तो इस वक्त ज़राअत को रियायत देने की ज़रूरत है, इन्होंने उल्टा उसके लिए मजीद शिकंजा का। उमर इकबाल ख्वाजा साहब, अगर ज़राअत से टैक्स वसूली को यकीनी बनाना है तो हुकूमत को मराहत देना होंगी ताकि ये सेक्टर मजीद फाल हो सके, आप क्या समझते हैं? असल में ज़राअत का मुआवजा IMF के कहने पर हुकूमत सनत के साथ कर रही है। सनत के मुकाबले में अगर ज़राअत को देखा जाए तो ना कोई यहाँ पर प्रॉपर सहूलतें हैं, ना उनको कोई इंसेंटिव है। आप देखें ना, बैंकों से कर्जा नहीं प्रॉपरली मिलता। वो जब तक ज़राई तरक्की आती है किसी हद तक छोटा मोटा कर्जा देता है, वैसे कर्जा नहीं देता। जबकि उधर सनत को और तजारत को तो बैंकों ने अपने ऊपर हावी किया हुआ है। तो अगर आपने ज़राअत को भी टैक्स ही
کرنا ہے اس کو صنعت کی طرح, تو پھر زراعت کو بھی وہی سہولتیں دے, بجلی سستی کرے کسانوں کے لیے, جو بیج کی ہے. دیکھیں زراعت کا سب سے بڑا مسئلہ ہی ایک ہے کہ یہاں پر اس کو ہم کہتے ہیں ان آرگنائز مارکیٹس ہیں, امپرفیکٹ مارکیٹس ہیں, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی دونوں میں. نہ اس وقت بیج کی دستیابی پراپرلی مارکیٹ کے تھرو ہے, سیل کی سپلائی پراپر ڈیمانڈ مارکیٹ کے تھرو ہے, وہ ساری کی ساری حکومت مینیج کرتی ہے. اور پاکستان جیسے ملک میں, جیسے گندم کی آپ کو مثال دوں, گندم کا ریٹ تب تک سٹیبل نہیں ہو سکتا اگر حکومت خریداری نہ کرے. یہاں پر زراعت اور صنعت میں ایک واضح فرق ہوتا ہے. زراعت میں کیا, جیسے ایک گندم کی فصل ایک سال میں ایک خاص سیزن میں پکنی ہے, اور جو اس وقت اس کی سپلائی وہ اتنی زیادہ ہوگی کہ اگر حکومت یا کوئی اور ادارہ اس کا ریٹ مستحکم نہیں رکھے گا تو جو کہ پچھلے 2 سال سے کیا, تو کسان تو بیچارہ نقصان پہ چلا جائے گا. اس موجودہ حکومت کے پچھلے 2 سال کے دور میں کسان کو اتنا نقصان ہوا ہے کہ کسان کے کھانے کے لیے پیسے ہی نہیں رہے. تو ایسی صورتحال میں آپ اس کو مارکیٹ فورسز پر یہ صنعت کی طرح کی چیز نہیں ہے, اس کو تو پھر سہولتیں اور رعایتیں بھی دینی پڑیں گی. جمیل اختر بیگ صاحب, یہ بھی بتائیے گا کہ کسانوں کو حکومت نے کیا بنیادی سہولیات فراہم کی ہیں جس کی بنا پر کسان باخوشی اپنا ٹیکس ادا کریں اور ریٹرن جمع کروائیں؟ بیج مہنگا, کھاد مہنگی, بجلی مہنگی, لیبر مہنگی, یہ سہولیات دے رہے ہیں. سہولیات اگر آپ دیکھیں تو کچھ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ایگریکلچرز کو دی گئی تھی, سیڈ کارپوریشن بنائی گئی تھی, ریسرچ انسٹیٹیوٹ بنائے گئے تھے, نیشنلائزڈ لیول پہ انڈسٹری کی گئی جو کنٹرول ریٹ پہ فرٹیلائزر دیتے تھے. دیہات تھے وہاں سے سولنگ اور پکی سڑکیں بنائی گئیں, پاسکو بنایا گیا, فوڈ ڈپارٹمنٹ بنایا گیا. آڑھتیوں سے بچا کے انہوں نے کہا جی آپ پاسکو کو آ کے بیچیں اور آپ فوڈ ڈپارٹمنٹ کو بیچیں, آپ کو کنٹرول ریٹ پہ ہم خریدیں گے. اس سے کچھ آپ کی زراعت بہتر ہوئی. جب یہ پیپل پارٹی کا بھٹو کا دور رحمۃ اللہ علیہ کا ختم ہوا, اس کے بعد سرمایہ دار طبقہ آ گیا, اس نے یہ ساری چیزیں ڈسمنٹل کر دی. اب تو آپ نے پاسکو بھی بند کر دیا ہے, فوڈ ڈپارٹمنٹ بھی بند کر دیا. آپ نے سرمایہ داروں کے اور مافیا کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے ذمہ دار کی پروڈکشن جو ہے. اپنے منہ مانگے دام لگاتے ہیں کہ جی یہ اتنے کی چیز ہے, نیلامی ہوتی ہے منڈیوں میں ذمہ دار کی فصلیں جو ہیں, اور وہ نیلامی کرنے کے بعد کاشتکار سے جو ہوتا ہے وہ آڑتی وہ اپنا کمیشن بھی لیتا ہے. کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ ذمہ دار فصلیں لے کے آتے ہیں منڈیوں پہ, ان کا فریٹ پورا نہیں ہوتا, وہ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں کہ اس کو واپس لے جائیں گے تو کیسے لے کے جائیں. گنا ایسے ہوتا ہے, اس کے فریٹ نہیں پورا ہوتا, گنے کی قیمت اس کی سال کی فصل کو چھوڑ دیں. یہ تو وہ لوگ ہیں کہ اللہ کے ولی لوگ ہیں کہ کس طرح وہ کرتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ ساری صورتحال بنتی ہے. جمیل اختر بیگ صاحب, کیا یہ وجہ تو نہیں ہے زمینیں زیادہ تر وڈیروں, جاگیرداروں اور سیاستدانوں کے پاس ہیں, اس وجہ سے اس پر ٹیکس وصولی کو یقینی نہیں بنایا جا سکتا؟ ایوبی صاحب, یہ مافیا نے آپ کو سوال لکھ کے دیا ہوگا, وہ آپ ان کی زبان بولتے ہیں ڈیوپولوجی. جتنے بھی ذمہ دار ہیں وہ انفلوئنشل ہیں, سیاستدان بھی انفلوئنشل ہیں, اور وہ ٹیکس نہ لگنے دیتے ہیں نہ ریکور کرنے دیتے ہیں. مگر انفلوئنشل کا تماشا یہ دیکھیں کہ ان کی فصل اٹھاتا ہی کوئی نہیں ہے. ان کے یہ میں رونا رو رہا ہوں پہلے کہ ان کی فصل 2000 پہ 1800 روپے گندم بک رہی ہے. یا تو ہونا کہ بھی بڑے بڑے انفلوئنشل لوگ ہیں, پگاڑا ہے, زرداری ہیں, لگاری ہیں, مزاری ہیں, دولتانی ہیں, ان کی فصلیں تو بکے 4000 روپے, تو ہماری غریبوں کی بکے 1800 روپے. پھر تو آپ کہیں کہ انفلوئنشل ہے. ان کی بھی قیمت جو ہے 1700-1800 روپے, وہاں ان کا انفلوئنس نہیں چلتا, ٹیکس دینے میں ان کا انفلوئنس چلتا ہے. سر یہ گھڑی ہوئی باتیں ہیں, ڈس انفارمیشن ہے. جو انفلوئنسر ٹیکس نہیں دیتا وہ اپنے انفلوئنسر اپنی قیمت کیوں نہیں فکس کروا سکتا؟ لاس پہ کیوں بیچ رہا ہے؟ وہ قیمت اپنی تو مقرر کروائے نا صحیح کہ بھئی یہ اس ایریا میں اس ڈسٹرکٹ میں کیا چلے قیمت یہ ہونی چاہیے, باقی غریبوں کی سستی لے لے, پھر ہم کہیں کہ انفلوئنشل ہے. یہ سر یہ ایسے باتیں بنائی ہوتی ہیں. ایگریکلچر کوئی بھی انفلوئنشل نہیں ہے. عمر اقبال خواجہ صاحب, کیا موجودہ ایگریکلچر زرعی انکم ٹیکس ایکٹ زمینی حقائق کی غمازی کرتا ہے یا نہیں؟ زمینی حقائق کچھ اور ہے. اس وقت حقائق یہ ہے کہ 2 سال سے زمیندار کو شدید نقصان ہے, اور وہ 2200-2300 روپے پر اس نے اپنی گندم بیچی ہے جس کی قیمت ہی 3000 سے اوپر اس کو گھر پہ پڑ رہی تھی, تو اس کی کاسٹ ہی زیادہ تھی. حکومت نے اس ٹیکس کو نافذ کرتے وقت یا ان طرح
तरामीम को करते वक्त बिल्कुल ज़मीनी हक़ाइक़ को नज़रअंदाज कर। उमर इकबाल ख्वाजा साहब, हुकूमत ने ज़राई इनकम पर टैक्स तो लगा दिया मगर किसान 2 साल से सरापा एहतजाज हैं। ऐसे में क्या उनके पास सहूलियात मैसर हैं कि वो टैक्स अदा कर सकें? ये बहुत बड़ा खदशा है कि अगर आप किसान की इनकम को 25-30% या 40% तक टैक्स लगाएंगे तो उसने अपनी जेब से तो वो पैसा देना नहीं है, तो नतीजतन जनाज की कीमतों में काफी इजाफा हो सकता है। जमील अख्तर बेग साहब, ये भी बताइएगा कि मौजूदा हालात में किसान कौन से ऐसे टैक्सेस हैं जिनको वो अदा कर रहे हैं लेकिन उनको इल्म ही नहीं? जिम्मेदार को तो पता ही नहीं है कि वो कौन कौन सा टैक्स दे रहा है। 236G भी दे रहा है, 236H भी दे रहा है, सेल टैक्स भी दे रहा है, फिर बिजली पे भी टैक्स दे रहा है, पेट्रोल जो इस्तेमाल हो रहा है, वो डीजल इस्तेमाल करता है उस पर भी जो ट्रैक्टर इस्तेमाल हो रहा है डीजल, उसमें टैक्स दे रहा है। उसमें तो वो कार्बन टैक्स और ये वो ड्यूटी वो सारी वो दे रहा है। ये टैक्सेस जो उसके हैं उसके कॉस्ट का हिस्सा बन जाते हैं। ये आगे वो ना एडजस्टेबल है, ना वो क्लेम कर सकता है, ना उसकी इनकम टैक्स में रिटर्न में जो क्लेम कर सकता है, ना अपनी एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न में वो क्लेम कर सकता है। वो उसकी का हिस्सा बन जाते हैं। इधर तो आप इनका बिजनेसमैन जो है ट्रेडर है वो तो मोबाइल पे भी 1000 रुपए टैक्स दिया हो तो वो भी आपका क्लेम हो रहा है। यहाँ तो छोड़ता ही कोई नहीं, वहां जिम्मेदार का तो सारा उसकी कॉस्ट का हिस्सा बनता है और फिर टैक्स भी नहीं दे रहा, बदनाम भी होता है। ये डिस्पैरिटी देखें मुआशरे में, ये और कहीं नहीं है, जो है पाकिस्तान में हो रही है। वो काश्तकार जो आपके लिए रोटी पैदा करता है, आपके लिए फसलें पैदा करता है, फ्रूट पैदा करता है, सब्जी पैदा करता है, कपड़ा पैदा करता है, उसके साथ आप जे जुल्म करते हैं। एक कारखाना लगाता है और अगले साल 4 कारखाने बना लेता है और उससे बाद बाहर पैसे बेच के तो वहां भी प्लाजे ले लेता है, वो रिस्पेक्टेबल है। आपका एक्सपोर्ट का आप 20 या 25% पैसा बाहर रख सकते हैं, ये स्टेट बैंक आपको अलाउ करता है। ये का अजीब कानून है। इसका मतलब ये होगा इतना उसका मुनाफा होता है और डॉलर बाहर रखते हैं, बाहर से प्लाजे बनाते हैं, बाहर से कोठियां बनाते हैं। काश्तकार कौन सा कर सकता है? ये जब आप इसको दूसरी इकोनॉमी के साथ कंपेयर करते हैं तो ये बिल्कुल चीजें आउट हो जाती हैं। आप इकोनॉमिक्स में जाके एग्रीकल्चर की जो इकोनॉमी है उसके साथ कंपेयर करें, वहां वो क्वेश्चन तैयार करें आप। जमील अख्तर बेग साहब, फिर मुल्की इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए ताकि जो मुल्की जीडीपी है वो बेहतर हो सके? जितनी भी इकोनॉमी इस वक्त चल रही है, इकोनॉमी आप कह लें, बल्कि आपकी जितनी भी लाइवलीहुड चल रही है, जितना आपका जिंदगी का धागा चल रहा है वो एग्रीकल्चर की वजह से है। मैंने बार बार कह चुका हूँ कि भाई गंदम है, मकई है, चावल है, कपास है, सब्जियाँ, गोश्त है, दूध है, कौन सी चीज जो आप सारा दिन खाते हैं वो एग्रीकल्चर से नहीं है। वो प्रोसेसिंग आगे हो कि उसका बेड़ा गर्क करके तो खाते हैं, वो अलग बात है, बट वो प्योर चीज आपको जमीन से मिलती है और अल्लाह की तरफ से अनायत है, जिसमें सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन ज़राअत की है। और ज़राअत के साथ हम क्या कर रहे हैं? ज़राअत को हम तबाह बर्बाद कर रहे हैं। हम उसी दरख्त को काटते हैं जिस पे खुद बैठे होते हैं और उसी को हम बुरा कहते हैं। ये ज़राअत का बहुत बड़ा रोल है इकोनॉमी, ये वैल्यू एडिशन भी ये करता है और सोर्स ऑफ प्रोडक्शन भी ज़राअत है। जहां प्रोडक्शन स्टार्ट होती है वहीं से आपकी इकोनॉमी बिल्ड होनी शुरू हो जाती है, वहीं से आपकी जिंदगी की सौते फूटते हैं। अगर ज़राअत आप अब देख लें, जो बजा सैलाब आ रहा है तो कितना फर्क पड़ जाएगा। इतना फर्क नहीं पड़ा, इतनी फसलें तबाह नहीं हुई जितने रेट बढ़ा दिए गए। ये कौन सी इकोनॉमिक्स है? टमाटर का रेट बढ़ गया है, वो जी बारिशें हो गई और तो कहाँ टमाटर शॉर्ट है, कहाँ सप्लाई कम है, किस दुकान पे क्रेट टमाटरों के नहीं पड़े हुए। हम कहेंगे सप्लाई कम हो गई, रेट बढ़े, टमाटर तो उसी तरह पड़े हुए, उसी तरह बिक रहे हैं, उस तरह सप्लाई है, तो रेट क्यों बढ़ गई? कौन सी चीज कम हुई है? पूरी अबंडेंटली अवेलेबल है शहरों में, देहातों में हो सकता कमी बेशी हो, तो शहरों में तो अवेलेबल है सारी चीज, तो रेट क्यों बढ़ गई? ये इसलिए कि जिम्मेदार से चीजें सस्ती लेनी है और आगे पॉकेट चेंज करनी है, मल्टीप्लाई करना है चीजें। होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, आगे रिटेलर, आगे फेरी वाला, सब बंदे कमा रहे हैं। तो ये हमारी इकोनॉमिक्स के लिए तबाह कौन चीज़ है। जितनी चीज़ें आप थोड़ा सा मार्जिन प्रॉफिट रख के बेचेंगे उससे इकोनॉमी में मल्टीप्लिकेशन होती है, ज़्यादा एक्टिविटी होती है, ज़्यादा फलाह बहबूद होती है, ज़्यादा लोगों की फाइनेंशियल हेल्थ है वो बेहतर होती है। जब पैसा ज़्यादा हाथों में तकसीम होता है, जब पैसा
चंद हाथों में तकसीम होता है तो वही शक्ल बनती है जो इस वक्त हमारी है। उमर इकबाल खान साहब, हुकूमत ने IMF की शर्त पर टैक्स तो लगा दिया है, जबकि किसान 2 साल से सरापा एहतजाज है, आप क्या समझते हैं? सर, किसानों को तो सहूलत मुयसर ही नहीं है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि हमारी इम्परफेक्ट मार्केट से डिमांड एंड सप्लाई के इशू हैं। यहाँ पर तो हुकूमत को हर फसल के लिए एक सपोर्ट प्राइस मुकर्रर करनी चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊँ, गंदम के लिए कम से कम 3500 to 4000 होनी चाहिए सपोर्ट प्राइस। इसी तरह आपकी राइस का भी बुरा हाल है, वो भी सारा सैलाब की नजर हो गया। तो हुकूमत को इन चीज़ों पर सोचना पड़ेगा, ज़रूर किसान को सपोर्ट करे, उसको बिजली ट्यूबवेल के रेटों में जो बिजली है उसमें कमी करे और लोगों को प्रॉपर लैंडिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करे। उसके बाद आप जरूर कहेंगे जी ये सनत के बराबर है, इसको भी टैक्स के वैसे नहीं करना चाहिए। उमर इकबाल खान साहब, क्या इस टैक्स से अजनास की कीमतें बढ़ेंगी नहीं? महंगाई का तूफान फिर आएगा, अवाम फिर सरापा एहतजाज होंगे? ये बड़ा अपने जबरदस्त और दिलचस्प सवाल किया कि ये जो बड़े अरसे से ये कहा जा रहा है कि जी जो ज़राअत है वो 23% के करीब GDP है और जबकि वो टैक्स में 0 है। असल मसला ये है कि ज़राअत को और इंडस्ट्री को कंपेयर नहीं किया जा सकता। ज़राअत आगे काफ़ी मसाइल का शिकार है। इसी बुनियाद पर IMF ने इनसे मुतालबा किया था कि GDP के हर सेक्टर को टैक्स किया जाए। तो इस तरह तो ताजर ज़राअत जो है वो GDP के अंदर 25% और वो 2% टैक्स दे रहे हैं, तो फिर तो कल को उनको भी और सख्ती करनी। बात ये है कि ज़राअत के मसाइल क्या है, ज़राअत की हमारी कलेक्शन का तरीका क्या है। ज़राअत हम और अनऑर्गेनाइज मैनर में पूरे मुल्क में चला रहे हैं। अनऑर्गेनाइज छोटे छोटे किसान है, ज्यादातर आबादी 12.5 एकड़ से नीचे जो रकबा है उसको हम इनवायबल रकबा समझते हैं, जिसमें कॉस्ट भी नहीं पूरी हो सकती। और ये ज़राअत जो है आबादी में आपकी 48% आबादी को ये सपोर्ट कर रही है और वो लोगों को मुतमिन रख रही है। उनको घर का अजनास मिल जाती हैं, दूध वगैरह भी मिल जाता है और वो माशरे में एक हिजाब नहीं क्रिएट होता। आपको ये समझ नहीं आ रही, ना आप IMF को बता चुके पाए हैं कि ये जो ज़राअत है ये इस काबिल ही नहीं है कि इसके ऊपर इनकम टैक्स का लेवी किया जाए। इसलिए मेरे ख्याल में हुकूमत को इससे बाज आना चाहिए और ये जो ज़रूरी इनकम टैक्स है इसके अंदर इसका यह स्लैब बढ़ाए या सिर्फ बड़े जिम्मेदारों को लेके आए। उमर इकबाल खान साहब, क्या पटवारियों का टैक्स तशखीस और टैक्स वसूली में रोल है या अब इसके बाद पटवारी कल्चर मजीद फरोग पाएगा? वैसे आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि ये ज़रूरी इनकम टैक्स है, ये पटवारियों के जरिए वसूल करना है। उन्होंने ही तशखीस करनी है आमदन की और उनके इख्तियार में काफ़ी इजाफा किया गया और वही एक रिपोर्ट बना के अपने असिस्टेंट कमिश्नर को देंगे, जिसकी बुनियाद पर झाड़ पैदावार का फैसला हुआ करेगा। मेरे ख्याल में तो पटवारी कल्चर अरूज पे पहुंच जाएगा। वो हर जिम्मेदार से को रोक के भी जो हमारे मुल्क में पहले ही मसाइल काफ़ी हैं और ये महकमा काफ़ी बदनाम है, तो हुकूमत को सोचना चाहिए कि इसकी तशखीस के लिए को बेहतर निज़ाम बनाना चाहिए। कि इसमें क्या खदशा क्या है? इसमें खदशा ये है कि पटवारी लोगों को हथकड़ियाँ लगाने के लिए महकमा माल की कार्रवाइयाँ तो बहुत संगीन है। मसलन मेरे एक केस में जहाँ एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगाया गया पिछले साल, वो उन लोगों को अपील का हक ना दिया गया और फौरी तौर पर कानून को और ये जो पटवारी हथकड़ियाँ तक लेकर पहुँच गए थे। तो ये तो एक बड़ी ज़बरदस्त ब्लैक मेलिंग शुरू हो जाएगी और बड़े वसी पैमाने पर। तो मेरे ख्याल में इसकी रिकवरी के लिए और इसकी लेवी के लिए इससे बेहतर तरीके कार अपनाना है। बहुत शुक्रिया उमर इकबाल खान साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, आपने एक्सपर्ट की गुफ्तगू सुनी। अगर हुकूमत एग्रीकल्चर सेक्टर को सनद के तौर पर लेना चाहती है तो एग्रीकल्चर सेक्टर को मराहत और सहूलियात फराहम करनी होंगी, क्योंकि ये वो मासूम लोग हैं जो सेल टैक्स की मद में सबसे ज्यादा टैक्स अदा करते हैं और इनपुट भी क्लेम नहीं कर सकते, अपना टैक्स भी क्लेम नहीं कर सकते। जो सनती एरिया है, बिजनेसमैन है, वो अगर अखराजात करते हैं तो वो टैक्स क्लेम भी करते हैं। इन दोनों में फर्क को वाज़ेह करने के लिए हुकूमत को इस सनत को अगर टैक्स वसूली को यकीनी बनाना है तो हुकूमत को उसी तरफ सोचना होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल अयूबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अवाम अफजल अयूबी के साथ।